तो आज की क्लास में हम कवर करेंगे कि वेनेजुएला के कोस्ट लाइन पे यूएसए ने अपने सुपरसोनिक B-1 बॉम्बर्स को क्यों भेजा एंड क्या उसके पीछे का रीजन है। आरबीआई लिमिट करने वाला है मार्केट एक्सपोजर को, तो जिसके अंदर अब एक्विजिशन एंड मर्जर्स को लेकर स्पेसिफिकली एक नोटिफिकेशन जारी की गई है। ड्राफ्ट पॉलिसीज जो है वो रिलीज करने की बात की जा रही है। तो ज्ञान भारतम मिशन क्या है एंड उसी से रिलेटेड इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स क्या क्या लिए गए हैं उसे डिस्कस करेंगे। नेली मैसेकेर ऑफ 1983 ऑल टुगेदर अगर हम देखें वो क्या है, थोड़ा सा उसके ऊपर भी लाइट डालेंगे एंड अकॉर्डिंगली जो एमसीक्यू क्वेश्चन होगा रेलेवेंट टू योर एग्जाम वो डिस्कस करेंगे। अब साइक्लोन अलोंग द तमिलनाडु कोस्ट, तो हमने पहले डिस्कशन ऑलरेडी इसके बारे में की थी कि साइक्लोन वीक होने वाला है, बट अब वापस से इट इज कैप्चर्ड पावर यू कैन से, एंड जो मॉइस्चर है एंड अलोंग द विंड जो कि उसका अब ट्रेंड क्या चल रहा है उस चीज को यहाँ पर डिस्कस करेंगे एंड क्या होता है साइक्लोन ऑल टुगेदर उसके बारे में हम क्वेश्चन को भी यहाँ पर जानेंगे। टू बिगिन विद सबसे पहले देखते हैं कि 25 अक्टूबर के जो करंट अफेयर्स है सोर्स इज द हिंदू, तो उसी में ही हम एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे जो कि रेलेवेंट है टू योर एग्जाम। ठीक है, तो आपको कोई भी सरकारी नौकरी या सरकारी पेपर के लिए कोई एग्जाम होता है इंपॉर्टेंट कोई भी ऐसा पेपर है वो यहाँ पर सारे करंट अफेयर्स कवर होंगे, तो इजीली आप निश्चिंत होकर यहाँ पर सिर्फ पढ़ाई करें। ठीक है, तो कोई भी डाउट होता है कॉमेंट बॉक्स आपके पास अवेलेबल है एंड टेलीग्राम ग्रुप हमारे पास अवेलेबल होता है जहाँ पर यहाँ जो क्वेश्चन डिस्कस हो रहे हैं अलॉन्ग विद द आंसर्स पीडीएफ आपको दे दिए जाते हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो इंपॉर्टेंट होती है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। एंड अ वीक बैक आई गेस हमने तब से मेंस डे का सेल्फ असेसमेंट के लिए आपका क्वेश्चन जो है वो देना भी शुरू कर दिया है। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली आप आंसर लिखकर सेल्फ इवैल्यूएट या अपने पीयर्स से उसको इवैल्यूएट करवा सकते हैं। राइट, टू बिगिन विद, तो यूएस मिलिट्री सेंड सुपरसोनिक B-1 बॉम्बर्स नियर वेनेजुएलास कोस्ट, तो हमने पहले इसके बारे में डिस्कशन ऑलरेडी की थी। याद है आपको जब हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था कि वेनेजुएला की बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन सी हैं, उसी के बेसिस पे क्वेश्चन था। ठीक है, तो अब आप पहले मेरे को ये बताओगे कि वेनेजुएला की कोस्ट लाइन के अलावा भी जब हमने जो बॉर्डर कंट्रीज की बात की थी तो कौन सी वेनेजुएला को बॉर्डर करने वाली कंट्रीज है। तो अब डिस्कस कर लेते हैं कि वेनेजुएला के केस में मैंने आपको स्पेसिफिकली दो चीजें बताई थी कि वेनेजुएला इंपॉर्टेंट क्यों है यूएसए के लिए। ठीक है, सबसे पहले तो उसकी स्ट्रेटेजिकली पोजीशन अगर आपको मैं मैप के थ्रू बताई थी पहले भी तब भी एंड अब भी आज हम थोड़ा बहुत उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, वो तो है ही है, इंपॉर्टेंस तो उस चीज की है ही है। बट उसके अलावा अगर आप वेनेजुएला की बात करो तो जो डंकी रूट है जिसको जहां पे हम डेरियन गैप बोलते हैं वहां तक पहुंचने के लिए वेनेजुएला से होकर जाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, तो उस टाइम पे भी आप देख सकते हो कि इलीगली जो इमिग्रेंट्स है उसके अगेंस्ट ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत ज़्यादा मेजर डिसीजन लिया था। ठीक है, मेक्सिको के साथ बॉर्डर जो है वहाँ पे बहुत बड़ी यहाँ पर आप कह सकते हो कि वॉल है वो बना दी गई थी। राइट, सो अब वही एक प्रॉब्लम इलीगल इमिग्रेंट्स को लेकर वेनेजुएला की तरफ से क्योंकि एक पैसेज वे बनता था, ठीक है, तो उस वजह से एग्जिस्ट करता है। दूसरी यहाँ पर आती है ट्रैफिकिंग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो यहाँ पर ड्रग ट्रैफिकिंग का हम बात करें तो वेनेजुएला जो है एक मेजर नेशन है जो पिक्चर में आ जाता है। ठीक है, क्योंकि इकोनॉमी जो है भी इतने ज़्यादा ग्रो वहाँ पर नहीं की है। राइट, तो उसी की वजह से क्या होता है कि जो लोग हैं कई जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं या जो डंकी लगाकर भी जाते हैं वेनेजुएला में आकर सेटल हो जाते हैं। ठीक है, ये वेनेजुएला से जब जा रहे होते हैं क्योंकि वहाँ पे खुद की उनकी इतनी ज़्यादा बेटर इकोनॉमिक कंडीशन यहाँ पर नहीं है। तो ऑल टुगेदर हमने ये चीज़ को लेटर जो है डिस्कस भी किया था कि जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है यही ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए उन्होंने बोला कि करेबियन वाले रीजन के अंदर हम स्ट्राइक्स कंडक्ट करने वाले हैं। उन्होंने ये चीज़ भी बोला कि अगर हमें वेनेजुएला की कंट्री के अंदर या लैंड के अंदर भी, वैसे उन्होंने यहाँ पर डायरेक्टली नहीं चीजें बोली थी पर थोड़ा थोड़ा आइडिया उन्होंने दिया कि इवन ये ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए अगर हमें बाय लैंड भी जाना पड़े या लैंड को अप्रोच भी करना पड़े ऑफ द स्पेसिफिक नेशंस तो हम वो करेंगे। ठीक है, तो वेनेजुएला के भी आपको पता है कि पीस प्राइज के लिए जो ऑपोजिशन में पार्टी है ना, उनकी लीडर को भी यहाँ पर नोबेल मिला। तो अब उन्होंने भी वो जो नोबेल है वो किसको डेडिकेट किया, डोनाल्ड ट्रंप को ही डेडिकेट किया। राइट, तो अब जो ऑटोमेटिकली उनकी ऑपोजिशन में पार्टी है जो कि इस टाइम पे पावर में भी है, तो एक तरह से उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप देख सकते हो कि ऑपोजिशन का लिंक जो है वो ट्रंप के साथ बन रहा है। ठीक है, तो एक पॉइंट ऑफ व्यू आपका ये भी कहता है। तो कहने का मतलब यही है कि सुपरसोनिक B-1 जो बॉम्बर्स हैं वो वेनेजुएला की कोस्ट लाइन तक वहां पर पहुंचे, उन्होंने अटैक करने के लिए भी कोशिश की है यहाँ पर, बट ऑल टुगेदर वो यही बोलते हैं कि हम ये सिर्फ क्लेंजिंग ड्राइव है कि जो स्मगलिंग वाला इशू है उसको हमें रोका जा सके। ठीक है, उसके अलावा अगर हम देखें तो F-35B स्टेल्थ फाइटर जेट जो है उसकी स्क्वाड्रन भी भेजी गई थी साथ में। ठीक है, एंड यूएस फोर्स का जो करेबियन के अंदर ऑटोमेटिकली 8 ऐसे वॉरशिप्स हैं जिसमें P-8 मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट है, MQ-9 रीपर ड्रोन्स है एंड F-35 फाइटर स्क्वाड्रन है और एक सबमरीन जो है वो भी कंफर्म की गई है जो कि ऑपरेट करती है साउथ अमेरिका के वाटर्स में। तो बस इसके अलावा आपको और कुछ यहाँ पर पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो उससे रिलेटेड अब हम क्वेश्चन जो है ज्योग्राफी के अकॉर्डिंगली पढ़ेंगे। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग के फर्स्ट है आपकी जो स्टेटमेंट कह रही है वेनेजुएला लाइज इन द टेम्परेट रीजन। सेकंड स्टेटमेंट कह रही है द एरिया ऑफ एंडीज माउंटेन्स कवर 7 कंट्रीज। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबव इज और आर करेक्ट?
तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो वेनेजुएला की पोजिशनिंग देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ। वेनेजुएला आपको ये दिख रहा है, दिस इज योर इक्वेटर। ठीक है, इक्वेटर से ऊपर अगर आप देखोगे थोड़े बहुत रीजन में हमारे पास क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। नीचे वाले रीजन में आप देखोगे तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। ठीक है, तो इसके बीच का जो रीजन होता है हमारा, वो कौन सा रीजन होता है, दैट इज योर ट्रॉपिकल जोन। इसके ऊपर अगर आप थोड़ा थोड़ा और जाते रहोगे लैटिट्यूड्स के अंदर, तो अकॉर्डिंगली आप देखोगे कि हमारे पास ऊपर से टेम्परेट जोन आता है। ठीक है, फिर हमारा जो टॉरेट जोन या फ्रिजिड जोन आप बोलते हो। तो आपकी पहली स्टेटमेंट क्या बोलती है कि टेम्परेट रीजन में है। टेम्परेट रीजन में तो नहीं है ना, दिस इज इन द ट्रॉपिकल रीजन। दूसरी चीज कि इंडीज माउंटेन जो है वो कवर कर रहे हैं 7 कंट्रीज को। दिस स्टेटमेंट लाइज करेक्ट है ना। तो इंडीज माउंटेन जो कि अब ओरिजिनली वेनेजुएला में ओरिजिनेट होते हैं, शुरू होते हैं। ठीक है, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंजेस की जब हम बात करते हैं इन द वर्ल्ड, ठीक है, वन ऑफ द क्या, द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंजेस की अगर हम बात करें, वहां से होते हुए आप देख रहे हो कि नीचे बिल्कुल प्रॉपर स्ट्रेच करते हुए वेस्टर्न एज ऑफ साउथ अमेरिका 7000 किलोमीटर, दैट इज 4300 माइल्स को ये कवर करते हैं। 7 कंट्रीज कौन सी है, वेनेजुएला से होकर कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलिविया, चिले एंड अर्जेंटीना में फाइनली ये अब खत्म होते हैं। तो इंडीज माउंटेन्स के अकॉर्डिंगली अगर आप देखो तो माउंट एकोनकागुआ जो है उसकी पोजिशनिंग देख लीजिए। यहाँ पर मैं थोड़ा साइड हो जाती हूँ, दिस इज द पोजिशनिंग, अर्जेंटीना के अंडर वो लाई करता है यहाँ पर। ठीक है, इंडीज माउंटेन के अकॉर्डिंगली आपको मैंने ये भी बता दी कि माउंट एकोनकागुआ जो है वो अब लार्जेस्ट पीक है, राइट। एंड मिनरल्स की या माइनिंग एरियाज की हम ऑल टुगेदर अगर वेनेजुएला की बात करें तो मेजर सोर्स है इंडीज माउंटेन्स का भी। एंड इससे रिलेटेड यूपीएससी 2025 में क्वेश्चन भी आया था टेबल के फॉर्म में, है ना, कि इंडीज माउंटेन्स या डिफरेंट माउंटेन रेंजेस हैं वो किस तरीके से बने हैं यहाँ पर। ठीक है, एंड कौन से रीजन में लाई करते हैं। तो वो 3 तरह का आपको ऐसे 3 कॉलम वाला टेबल दे दिया गया था क्वेश्चन में, है ना। तो इसकी रेलेवेंस यहाँ पर एग्जिस्ट करती है। तो ये आपके कौन से जीएस में कवर होता है, ज्योग्राफी की जब हम बात कर रहे हैं, वो प्री के केस में अगर हम देख रहे हैं, ठीक है, तो प्री के केस में आपका ज्योग्राफी का पार्ट बन जाएगा। बट अगर हम बात करते हैं व्हेन इट कम्स टू मेंस, तो मेंस के अंदर आपका ये GS1 का पार्ट बनेगा। ठीक है, तो ऑल टुगेदर GS1 के लिए इंपॉर्टेंट है। देन इसी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन आरबीआई में लिमिट बैंक्स मार्केट एक्सपोजर। सो अब आइडिया पता है क्या है कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की बात की जाती है यहाँ पे टाइम एंड अगेन बैंकिंग सेक्टर के अंदर, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन अ सिनेरियो जहां पर हमें पता है कि लोग कितने ज्यादा, बीट कोई कंपनी हो, कोई भी लीगल एंटिटी हो, ठीक है, कोई भी लीगल पर्सन हो, वो आपके लिए ज्यादा बेटर वर्ड होगा। लीगल पर्सन मतलब कोई भी ऐसी एंटिटी, कोई भी इंडिविजुअल पर्सन ऑल्सो, या अगर अब जैसे स्लीपी क्लासेस है वो अपने आप में एक कंपनी है, बट अगर हम उसको आप केसेस के बेसिस पे या लीगल बेसिस पे टर्म्स में बोलोगे तो वो एक लीगल नेम है, लीगल आइडेंटिटी है। स्लीपी क्लासेस एक ऑल टुगेदर क्लास वो है, हमारे पास लीगल आइडेंटिटी है, लीगल पर्सन की तरह हम उसे ट्रीट करते हैं। गंगा की बात करते हैं तो वो भी एक लीगल आइडेंटिटी अलग से खुद से है ना। तो इसी के तौर पे अब जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं, बी इट किसी भी तरह की जो लीगल आइडेंटिटी या पर्सनालिटी की जब हम बात करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली बढ़ रहा है ना। बट उसके केस में अगर आप देखो कि रिस्क के चांसेस जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, रिस्क भी एसोसिएटेड प्रॉपर तरीके से सेम है ना। तो अब पहले गाइडलाइन जरूर आई थी आरबीआई की कि उन्होंने बोला कि कोई भी ऐसा मर्जर एक्विजिशन होता है कंपनीज के बीच में, यानी कि एक कंपनी दूसरी कंपनी को या तो एक्वायर कर लेती है या एक कंपनी दूसरी कंपनी के साथ मिल जाती है, तो उसमें जो मदर कंपनी होती है उसी का नाम रिटेन होता है ना, तो मर्जर एंड एक्विजिशन हम उसे बोलते हैं। तो ये 2 चीज़ें जब हुई थी तो उन्होंने बोला कि आप रिस्क लेवल जो है ना अपना बढ़ाइए। ठीक है, इनिशियली मैं आपको बता रही हूँ कि रिस्क लेवल आप जो बढ़ाइए, उन्होंने बोला था कि आप जो भी लोन को यहाँ पर दे रहे हो ना, वो उसकी कैपिंग एटलीस्ट 10% के आसपास ही रखो। मतलब कहने का ये कि अगर आप 20 मिलियन की इक्विटी के बेसिस पे, इक्विटी क्या होता है, आपके शेयर्स हो गए, डिबेंचर्स हो गए, है ना, या इवन मार्केट कैपिटल है कि कितना ज्यादा आपका पोर्टफोलियो जो है ट्रेडिंग के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, उसी के बेसिस पे आप एक तरह से लोन को एक्सटेंड करवा सकते थे। ठीक है, तो वो चीज पे पहले कैपिंग जो है 10% रखने की बात की जा रही थी, कही गई थी। ठीक है, कि 20 मिलियन का अगर आपका पोर्टफोलियो है तो 2 मिलियन आप जो है अगेंस्ट दो शेयर्स मर्जर एंड एक्विजिशन के केस में लोन दे सकते हो। बट अब उन्होंने वो कैपिंग बढ़ा दी है। ठीक है, उन्होंने बोला है कि आप जो है लिमिटेड थोड़ा सा रखिए, जो रिस्क है ना लेवल, वो इतना ज्यादा भी हमें अब रखने की जरूरत नहीं है, हम जो है इस कैपिंग को और ज्यादा बढ़ा रहे हैं। ठीक है, कैपिंग के बेसिस पर उन्होंने जनरली यही बोला कि अब जो कंपनीज है बेसिकली, अब आप देखो इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि सपोज कीजिए आप गाड़ी लेने जा रहे हो, है ना, गाड़ी लेने जा रहे हो, तो इन दैट सिचुएशन आपको पहले तो 10% डाउन पेमेंट, 20% डाउन पेमेंट करनी पड़ती थी। ठीक है, बाकी 80% आपका लोन में हो जाता था। ठीक है, बट अब वाले सिनेरियो के बेसिस पे आप देखो कि आपको डाउन पेमेंट करने की भी जरूरत नहीं है। 100% जो है वो लोन के बेसिस पे आप गाड़ी जाते हो, बोलते हो ये मेरा लोन अप्रूव हो गया कि 10 लाख की गाड़ी है फॉर एग्जांपल, तो 10 लाख में 100% आपका जो है 10-20 हज़ार रुपये आपको एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं, जस्ट बिकॉज प्रोसेसिंग फीस एंड एवरीथिंग जो भी रिक्वायर्ड रहती है ना चीज़ें। ठीक है, तो या आप बुकिंग अमाउंट देते हो, वट एवर दैट, वो भी एडजस्ट हो जाती है। तो 100% जो अमाउंट है अब वो लोन पे आप करवा सकते हो और गाड़ी घर ले आते हो, है ना। तो आपको क्या लगता है बैंक्स के लिए ज़्यादा जो रिस्की प्रोसीजर क्या है,
ज़्यादा रिस्की प्रोसीजर ये 100% वाला ही है ना, ठीक है, कि एटलीस्ट वो ये चाहते हैं कि जो कंपनीज जो मर्जर्स एंड एक्विजिशंस करना चाह रही हैं कि एटलीस्ट वो 10, 20, 30% कुछ तो उनके पास यहाँ पर होना चाहिए, एंड बाकी 80 या 70% जो है उसके लिए एटलीस्ट इतना ज़्यादा कोलैटरल होना चाहिए कि अब अगर कोई भी कंपनी डूब जाती है या नॉन परफॉर्मिंग हो जाती है, या आप कुछ भी कह सकते हो, ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है कि उनका सामान नहीं बिका है या उन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, रेवेन्यू नहीं जनरेट हुआ है, लोन नहीं रीपे कर पा रहे, तो एटलीस्ट वही शेयर्स या मार्केट सिक्योरिटीज जो उनकी पड़ी हैं उनको बेचा जा सके, ठीक है। तो इसी वजह से दे वांट कि जो कंपनीज है वो भी रिस्पॉन्सिबली एक्विजिशंस एंड मर्जर्स को यहाँ पर देखें, क्योंकि अब गाड़ी वाली सिचुएशन पे वापस आ जाओ, 100% लोन हो गया, सब बोलते हैं EMIs करवा लेंगे, इतना तो हमारा मंथली यहाँ पर आने वाला है जनरल केसेस में, ठीक है। समझदार इंसान ये चीज़ नहीं बोलता है, बट जनरल केसेस में ये होता है अच्छा कि 100% लोन हो सकता है, तो अगर मैं 10 लाख की गाड़ी ले रहा था, मैं 20 लाख की ले लेता हूँ, क्या हो गया, 10-15 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा किस्त बढ़ेगी, है ना। जनरल आइडिया तो यही रहता है ना सभी अब यूथ के दिमाग में भी है, जो नए अब तरह से अब जो लोन्स के आइडियाज़ यहाँ पर निकले हैं, तो सेम ही चीज़ें यहाँ पर RBI ने बोली है कि थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल कंपनीज को एक्विजिशन एंड मर्जर्स के केसेस में करना चाहिए, कि थोड़ा बहुत अमाउंट वो खुद से एज अ डाउन पेमेंट या एटलीस्ट खुद से जो अगर मर्जर हो रहा है, एक्विजिशन हो रहा है, तो जो पेरेंट कंपनी है वो दूसरी कंपनी को दे, ठीक है। एंड बाकी जिसके लिए उनको कोलैटरल चाहिए या लोन चाहिए, कोलैटरल उसी वैल्यू के अकॉर्डिंगली एटलीस्ट अवेलेबल होना चाहिए, या एटलीस्ट उसमें से भी अगर 100 करोड़ रुपया है, 100 में से आपको सिर्फ 80 पे ही मिलेगा, 20 जो करोड़ है वो एक तरह से मार्जिन रख लिया गया कि हम नहीं यहाँ पर इससे ज़्यादा दे सकते, इसको हम कैपिंग बोलते हैं, तो ये कैपिंग जो है वो बढ़ा दी जाए, ठीक है। सो अब यही चीज यहाँ पर आपके सामने बोली गई है कि बैंक्स ने ये एग्री किया है कि एग्रीगेट कैपिटल ऑल टुगेदर जो कि एक्सपोज कर रही है डायरेक्ट एज वेल एज इन डायरेक्ट एक्सपोजर को फंड्स के थ्रू, वो गारंटीज जो हैं वो अब 40% से ज़्यादा एक्सीड नहीं करनी चाहिए, एंड वो भी कौन सी कैपिटल, टियर 1 कैपिटल। टियर 1 कैपिटल जो मैंने आपको बोला था मोस्ट लिक्विड फॉर्म ऑफ कैपिटल, कि जो आपकी सेविंग्स यहाँ पर पड़ी हुई हैं या आपने कोई भी FD करा के रखी हुई है कि जो ईजिली लिक्विडेट आप कर सकते हो, है ना। फिर देन टियर 2 कैपिटल हमने डिस्कस की थी कि जो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है कि हमारे शेयर्स एंड डिबेंचर्स, ये सारी चीजें जब हमने डिस्कस किया था बेसल नॉर्म्स, ठीक है, उस टाइम पे हमने ये चीज को डिस्कस किया था कि टियर 3 भी होती थी, बट टियर 3 को हटा दिया गया कि टियर 1 एंड टियर 2 ही जनरली यहाँ पर जो है ध्यान में रखी जाती है। तो विद रिस्पेक्ट टू दैट अगर हम देखें कि टियर 1 के बेसिस पे जो कि मोस्ट लिक्विड फॉर्म है, उसके बेसिस पे जितना भी पोर्टफोलियो या जितना भी पैसा किसी कंपनी के पास पड़ा है, उसी के हिसाब से आप लोन्स की कैपिंग करेंगे, एंड वो 40% एटलीस्ट वो कैपिंग अब आपको रखनी है व्हेन इट कम्स टू कि जब टियर 1 के अकॉर्डिंगली आपने कैपिटल को असेस कर लिया, उसी के बेसिस पे अब आपको कितना लोन देना है, कितनी इक्विटीज है, कितनी शेयर्स है, उसके बेसिस पे 40% कैपिंग, अब डिफरेंट सिनेरियोज आपको बताए गए हैं, 40% कैपिंग उस सिचुएशन में रहेगी, ठीक है। तो अब क्या हुआ, एक्सपोजर टुवर्ड्स एक्विजिशन फाइनेंस शैल नॉट एग्जिस्ट 10%, कि सपोज कि 10% कैसे, कि जैसे 2 मिलियन 20 मिलियन के लिए 10% से ज़्यादा आप अपना उसमें नहीं शेयर देंगे, ठीक है। तो अब जितने का उनको एक्सपोजर आपको मार्केट या सिक्योरिटीज के बेसिस पे लग रहा है, उससे ज्यादा आप 10% से ज्यादा किसी को लोन एक्सटेंड नहीं कर सकते, ठीक है। कि सपोज जैसे आप 1,000 रुपये बैंक को देते हैं, ठीक है, तो वो 1,000 का 10,000 रुपये करके वहां पर मनी मल्टीप्लायर का जो कॉन्सेप्ट लगता है, यहाँ पर 1,000 का 10,000 करने के बाद वो उसको लेंड कर देते हैं पैसे को, है ना। तो यही यहाँ पर उन्होंने बोला है कि जस्ट बिकॉज कि उनके पास 1 करोड़ की यहाँ पे दिख रही है, हमें फाइनेंसिंग नजर आ रही है, तो आप ऐसे नहीं है कि 10 करोड़ रुपए उनको लेंड कर दोगे, ठीक है। तो अब वो मनी मल्टीप्लायर का भी कॉन्सेप्ट उन्होंने यहाँ पर बोला कि अब थोड़ा सा वहां पर भी हाथ अपना बढ़ाकर नहीं घटाकर काम करें, ठीक है। कि टियर 1 कैपिटल हाईएस्ट क्वालिटी की कैपिटल है, बैंक की इक्विटी की उनकी जो अर्निंग होती है, सर्टन इंस्ट्रूमेंट्स जो कि अब अब्जॉर्ब लॉसेस कर सकते हैं, ठीक है। कि टियर 1 टियर 2 जो होती है बैंक्स के पास, वो लॉसेस अब्जॉर्ब करने के लिए टियर 1 जिसके बेसिस पे मेजरली लोन्स दिए जाते हैं, वही उसी के बेसिस पे आप दोगे। एंड सबसे बड़ी बात कि जो टियर 2 है वो तो सिर्फ स्टेक होल्डर्स या अगर आप शेयर होल्डिंग्स की बात करो, वो तो सिर्फ इमरजेंसी फंडिंग की तरह आप यूज करते हो बैंकिंग के लिए, ठीक है। तो अब जो चेंजेस है वो अलाउ करते हैं बैंक्स को, डोमेस्टिक बैंक्स को, कि वो लेंड करे एक्विजिशंस बाय इंडियन कॉर्पोरेट्स, जो कि एक सेगमेंट है जो कि अब फॉरेन लेंडर्स एंड क्रेडिट फंड्स के लिए अलाउ नहीं किया गया था, ठीक है। कि डोमेस्टिक बैंक्स ही ये चीज को कर पाएंगे, यहाँ पर आप इंटरनेशनल बैंक्स को लेकर कुछ इतना ज्यादा नहीं बोल रहे हो। तो प्रपोज रूल्स जो हैं एक्विजिशन फाइनेंस के, आरबीआई ने कहा जो बैंक्स हैं वो फाइनेंस कर सकते हैं 70% ऑफ द डील वैल्यू, तो 30% जो है वो एक्वायरिंग कंपनी यहाँ पर देगी आपको। तो अब उन्होंने ये भी बोला कि कमर्शियल बैंक्स जो है एक्विजिशन फाइनेंस के लिए सिर्फ और सिर्फ लिस्टेड कंपनीज को अलाउ करें, ठीक है, अनलिस्टेड कंपनीज के लिए नहीं। अब लिस्टेड अनलिस्टेड कंपनी क्या होती है? लिस्टेड कंपनी है जिसका IPO लॉन्च हो चुका हो या आप उसको
इंडेक्स में कहीं ना कहीं देख सकते हो जब आप ट्रेडिंग करते हो। अनलिस्टेड कंपनी कौन सी होती है कि जिनका अभी तक आईपीओ नहीं निकला है एंड पब्लिकली उनको कहीं पे भी आप नहीं ऐसे देख सकते हो, है ना, कि जिस तरह से कि कोई भी शेयर एंड परचेज जो है उसका नहीं हो सकता शेयर्स का, है ना, या इवन डिबेंचर्स का या बॉन्ड्स का कुछ भी चीज, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ लिस्टेड कंपनीज को ही आप यहाँ पर एक्विजिशन के लिए लोन प्रोवाइड करोगे। अनलिस्टेड में रिस्क बहुत ज्यादा है, कंपनी कैसे रिटेन कर पाएगी, प्रॉफिट बना पाएगी, नहीं बना पाएगी, क्यों? क्योंकि आईपीओ के केस में सेबी जो है लास्ट के एटलीस्ट 5 साल के ना आपके चिट्ठे खोलता है प्रॉपर बैलेंस शीट के, डिफरेंट कि कितना आपका कितना प्रॉफिट बचा है, कि एटलीस्ट आपके पास कितना प्रॉफिट आया है, कितना आपने कहाँ खर्चा है। तो 5 ईयर्स की बैलेंस शीट यहाँ पर प्रॉपर चेक होती है, उसके बाद ही आपकी लिस्टिंग होती है, ठीक है। तो आप मार्केट रेगुलेटर से ऑलरेडी एक ऑडिट को कंडक्ट करा चुके होते हो, उसके बाद आपकी जो कंपनी है उसके अंदर लोगों का फेथ थोड़ा बहुत नजर में आता है। उसके बाद भी आप देखो आईपीओ लगने के बाद बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो टूट जाती हैं, ठीक है, या खत्म हो जाती हैं। आईपीओ में भी बहुत सारा ऐसा झोल नजर आता है, ठीक है। अभी देखो मार्केट रेगुलेटर्स जो है, या जैसे हम सेबी की बात करते हैं, उन्होंने भी बहुत ज्यादा यहाँ पे स्ट्रिक्टनेस को बढ़ा दिया है, लेवल को बढ़ा दिया है, बट उसके बाद भी यहाँ पर आरबीआई जो है यही बोलता है कि सिर्फ और सिर्फ लिस्टेड कंपनीज की एक्विजिशन के डील के लिए आप ब्रोकरेज यहाँ पर प्रोवाइड करोगे, या उसमें भी 30% जो है वो एक्वायरिंग कंपनी देगी, 70% जो है वो आप दे सकते हो लोन, ठीक है। बट उसी के बेसिस पे उन्होंने यही बोला कि जो अब प्रॉफिटेबल है फॉर द लास्ट 3 इयर्स फर्म्स, सिर्फ उसी को यहाँ पर आप अप्लाई करोगे, जो कि लिस्टेड कंपनीज एंड प्रॉफिट आ रहा है लास्ट 3 इयर्स तक। एंड उन्होंने ये बोला कि जो लोन है वो फुली सिक्योर होना चाहिए बाय द शेयर्स, ठीक है, कि जितना आप लोन ले रहे हैं एटलीस्ट उतना आपके पास शेयर मार्केट के अंदर पैसा या पोर्टफोलियो आपकी कंपनी का होना चाहिए, कि इन केस इफ यू वांट टू रिकवर दैट कि वो हो जाए। अब तीसरा कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास यहाँ पर एनबीएफसीज के केस में। एनबीएफसी का क्या काम है, जो कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल आप कॉर्पोरेशंस की बात कर सकते हो, जो कि बैंक नहीं है एक्चुअली में, बट लेंडिंग का ही मेजरली काम करती हैं, है ना। उन्होंने ये बोला कि अब आप भी अपना रिस्क वेट गाइडलाइंस जो कि नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन फाइनेंशियल कंपनीज के लिए, वो ध्यान में रखें कि जो लोन का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आप अपना कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को लो कर सकते हैं, ठीक है, इन केस इफ यू वांट टू मतलब उन्होंने बस एक तरह से यही चीज़ बोली कि अगर आप चाहते हो कि लोन को यहाँ पर आप कम करना, ठीक है, कि किसी को कितना कैपिटल आप प्रोवाइड करते हो, ठीक है, उससे अगर आप कम करना चाहो तो दैट इज ऑल्सो फाइन विद अस, है ना, कि सेम रखना चाहते हो दैट इज ऑल्सो फाइन, बट उससे थोड़ा सा कम कर लिया जाए, दैट इज द बेस्ट पॉसिबल वे, कि आप इतना ज़्यादा लोन्स को एक्सटेंड मत कीजिए, क्योंकि लोग जो है वो खर्चा नहीं कर रहे हैं इस टाइम पे, एंड लोन्स इतने ज़्यादा अगर हो रहे हैं वो खर्चा नहीं कर रहे हैं, एंड मार्केट की इकोनॉमी जैसे हमारी देख रहे हैं हम कि वो धीरे धीरे करके स्लो डाउन जा रही है, कि सरकारी जो खर्चा किया जा रहा है वही जीडीपी में मेजरली कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो अब उसी वजह से मेजरली उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट क्या पड़ेगा कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स आने वाले टाइम में हो सकता है बढ़ जाए। तो आरबीआई जो है उसको लिमिट करना चाहता है अभी से ही, कि कोई ऐसा गलत डिसीजन जो है गवर्नमेंट की तरफ से अगर होता है, या जो एटलीस्ट मार्केट को रेगुलेट करने के लिए फिलहाल या आरबीआई जो है वो बैंक्स को यहाँ पर रेगुलेट करते हुए नहीं लेना चाहता कोई भी ऐसा गलत डिसीजन, तो वो फोर्स ही करते हुए बोल रहे हैं कि लोन्स थोड़ा सा अब धीरे धीरे करके कम यहाँ पर देना या एक्सटेंड करना लोगों को शुरू कीजिए, ठीक है। आइडेंटिफाई द क्वांटिटेटिव टूल्स बोला गया है यूज्ड बाय आरबीआई टू कंट्रोल मनी सप्लाई, ठीक है। तो अभी भी आप देख लीजिए कि जो आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है वो आपकी न्यूज़ के साथ कैसे बता रहा है कि गाइडलाइंस यहाँ पे निकाली गई हैं, है ना। तो गाइडलाइंस निकाली गई हैं, तो एक तरह से प्लस एनबीएफसीज के केस में हम देख रहे हैं कि आरबीआई क्या बोल रहा है यहाँ पर, उनको सिर्फ और सिर्फ हिदायत दे रहा है, एडवाइस दे रहा है, गाइडलाइंस प्रोवाइड कर रहा है कि आपको ये करना है। मर्जर एंड एक्विजिशन के लिए कमर्शियल बैंक्स, डोमेस्टिक बैंक्स के लिए क्या उन्होंने यहाँ पर गाइडलाइंस निकाली हैं, तो वो क्वांटिटेटिव टूल बनता है हमारा, ठीक है। एक क्वालिटेटिव टूल होता है, एक क्वांटिटेटिव टूल होता है। चलो समझते हैं पहले, ठीक है। मॉरल सुएजन, बैंक रेट, कैश रिजर्व रेशियो, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, मार्जिन रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो चूज द करेक्ट आंसर्स फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो क्वांटिटेटिव क्या है एंड क्वालिटेटिव यहाँ पर क्या है। आपको करेक्ट आंसर यहाँ पर नजर में आ रहा है कि हमें यहाँ पर पूछा गया था कि क्वांटिटेटिव टूल्स कौन से हैं एंड क्वालिटेटिव टूल्स दोनों क्या है, ठीक है। क्वांटिटेटिव टूल्स में आपका करेक्ट आंसर बनता है सीआरआर, बैंक रेट या ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा बैंक रेट, सीआरआर, ओपन मार्केट ऑपरेशंस जो आएगा दैट इज 2, 3 एंड 4। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर बनता है, ना कि ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो एक क्वांटिटेटिव अप्रोच जो है आप इजीली यहाँ पर देख सकते हो कि क्वांटिटी से मैनेज होती है, जिसको आप नंबर्स में बता सकते हो, कि जैसे सरकार क्या आरबीआई यहाँ पे बैंक्स को बोलती है कि आप सीआरआर का रेट जो है, कैश रिजर्व रेशियो का रेट जो है बढ़ा दो डायरेक्टली, 10% है तो उसको 20% कर दो। इससे क्या होगा कि 80% ही बैंक के पास अवेलेबल होगा, जिससे वो लोन्स फर्दर दे सकता है ना। तो इसी वजह से बैंक रेट भी अगर उसी बेसिस पे अगर वो बढ़ा देते हैं कि आरबीआई के पास पैसा ज्यादा जमा कराना है, कम जमा कराना है, तो उसको आप एक नंबर्स में तो पोर्ट्रे कर सकते हो ना।
ओपन मार्केट ऑपरेशंस में आपका क्या आ जाता है, शेयर्स आ जाती हैं, सिक्योरिटीज आ जाती है मार्केट के अंदर, ठीक है। तो डिबेंचर्स वगैरह हम ओपन मार्केट ऑपरेशंस के अंदर पढ़ते हैं। तो ये भी क्वांटिटी के बेसिस पे कि कितने शेयर्स परचेज करोगे, कितने शेयर्स हैं, उनकी वैल्यू क्या है, ठीक है। तो एक नंबर आप उसमें बता सकते हो। तो क्वांटिटेटिव टूल्स आपसे पूछे गए थे। दूसरे आते हैं क्वालिटेटिव टूल्स। तो क्वालिटेटिव टूल्स यहाँ पर आरबीआई ने, जैसे कि हमने न्यूज पढ़ी, उसके बेसिस में लगाए, जिसमें आता है आपका मॉरल सुएजन एंड मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, है ना। तो मॉरल सुएजन क्या होता है कि मॉरली आपको परसुएड करने के लिए आरबीआई गाइडलाइंस निकाल रहा है, ठीक है। और यहाँ पर वो आपको सिर्फ एडवाइस कर रहा है, हिदायत दे रहा है, गाइडलाइन दे रहा है कि आप इसी के बेसिस पे चीज़ों को कैरी आउट कीजिए, ठीक है। कि जो कि नंबर्स में बीच बीच में होती है, बट मेजर आइडिया बिहाइंड दैट इज कि आपको हम ये सिर्फ गाइडलाइन प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको फॉलो करनी है। तो ऑब्वियसली मार्केट यहाँ पे बैंक्स को रेगुलेट कर रहे हैं, फॉलो तो करनी ही पड़ेंगी, बट एटलीस्ट द आइडिया बिहाइंड दैट इज कि थोड़ा थोड़ा टाइम बाद आरबीआई जो है रिपोर्ट्स निकालता रहता है, उसी के अकॉर्डिंगली मॉरली परसुएड करना कि आप इस तरीके से अपनी जो कंपनी है या इवन की जो बैंक है उसे चलाइए, है ना। कि परसुएशन का तरीका है, कोई ऐसा हार्डकोर यहाँ पर आपको चीज़ नहीं बोली जा रही है, बट आपको वो करना ही है, ठीक है। कि करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको बैंक अपना चलाना है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को चलाना है। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट के केस में भी अब जैसे बोल दिया गया ना कि 30% जो है वो अब एक्वायरिंग कंपनी देगी, 70% जो है फंडिंग बैंक दे सकता है, वो भी टू अ लिस्टेड कंपनी जो कि 3 साल से प्रॉफिट में थी, है ना। तो ये मार्जिन रिक्वायरमेंट के केस में गाइडलाइंस उन्होंने यहाँ पर दी हैं, कोई CRR SLR के बेसिस पे कुछ नहीं बोला है। तो ये हमारे क्या होते हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव टूल्स, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। देन ज्ञान भारतम मिशन टू इंपैक्ट विद इंस्टीट्यूट्स। तो यहाँ पे ना आपको सिर्फ और सिर्फ ज्ञान भारतम मिशन, जिसके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं जब पीएम मोदी की हमने एक स्पीच डिस्कस की थी, जहाँ पे उन्होंने ये बोला था कि हमारे पास इतने आर्टिफैक्ट्स या मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं जिनकी हम डिजिटल लाइब्रेरी बनाने की बात कर रहे हैं, जो कि बजट 2025 के अंदर ही यहाँ पर आपको इनॉग्रेशन में बताया गया था, या आप कह सकते हो कि लॉन्च किया गया था ज्ञान भारतम मिशन। तो मेजर आइडिया बिहाइंड दैट वाज कि अब जितनी भी कंट्रीज हैं, इवन कि हमने बताया था ना कि आसपास वाले जो नेशंस हैं जिनके साथ हम कल्चरल टाइज यहाँ पर रखते हैं, उनका भी इन्वॉल्वमेंट इसके साथ है ना। तो अब एक डिजिटल लाइब्रेरी बनानी है ऑफ ऑल द मैन्यूस्क्रिप्ट्स, या कि जो भी अब एंशिएंट स्क्रिप्चर्स हैं, तो वो अब एक डिजिटल लाइब्रेरी के तौर पे वहाँ पर अवेलेबल होंगे एंड कोई भी इसको एक्सेस कर सकता है। एंड द मेजर रीजन बिहाइंड कि ज्ञान भारतम मिशन जो है वो IPR को रिकॉग्नाइज करने के लिए किया गया, है ना। कि एटलीस्ट अब इंडिया की कोई भी ऐसा आर्टिफैक्ट है उसको कोट कर रहा है USA के अंदर फॉर एग्जांपल कोई, ठीक है, या इवन कोई और नेशन के अंदर वो कोट कर रहे हैं क्लेमिंग इट टू बी देयर्स, जो कि एक्चुअली में पॉसिबल नहीं है। बट IPR जो है तभी पिक्चर में आ सकता है अगर हम कहीं पे एक रिपोजिटरी के थ्रू बता सके कि हाँ सरकारी रिपोजिटरी हम बना रहे हैं, कोट कर रहे हैं सो एंड सो पर्सन बट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर लाइब्रेरी, कि कोई भी अब उस चीज़ को अगर कोट करता है तो उसे स्पेसिफिकली क्रेडिट्स देने पड़ेंगे। तो रिकॉग्निशन जो है IPR राइट्स जो है इन्हीं मैन्यूस्क्रिप्ट्स को लेकर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो इसी के बेसिस पे आपको ये चीज़ बताई है कि इंस्टीट्यूशंस के साथ इनका पैक्ट हो रहा है। अब इंस्टीट्यूशंस में 2 तरह के इंस्टीट्यूशंस होंगे, मल्टीपल इंस्टीट्यूशंस के साथ इनकी पहली बात तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है। तो 2 तरह के इंस्टीट्यूशंस इन्होंने यहाँ पर रखे हैं, ठीक है। पहला है कि क्लस्टर सेंटर, दूसरा है अब हमारे पास इंडिपेंडेंट जो सेंटर्स हैं। तो जो क्लस्टर सेंटर्स है ना, क्लस्टर सेंटर्स के अंदर क्या होगा, 20 कॉलेजेस या इंस्टीट्यूट्स एक साथ, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है, एक साथ मिलकर काम करेंगे, ठीक है। इनमें से भी एक लीडिंग इंस्टीट्यूट होगा, ठीक है, जिसको हम इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूट है हमारे पास एक, ठीक है। तो जो क्लस्टर इंस्टीट्यूट है वो अब क्या होगा, एक इंडिपेंडेंट, यानी कि इन 20 में से कोई एक ऐसा इंस्टीट्यूट या सेंटर होगा जिसको मेजर लीडिंग रोल दे दिया जाएगा, जो बाकी के 19 क्लस्टर सेंटर्स को यहाँ पर कैरी आउट करेगा, सेव करेगा, ठीक है, या इवन के बताएगा कि कैसे काम करना है। दूसरा है इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूट, वो तो सिंपल तरीका है कि खुद से आप मैनेज कर रहे हो सारी चीज़ें, है ना, फंडिंग से लेकर सब कुछ। क्लस्टर के केसेस में नॉर्मल कॉमन फंड आएगा, वो 20 इंस्टीट्यूट्स में कैसे डिवाइड करना है वो पता लगेगा, या गाइडलाइंस जो हैं वो कैसे इंस्टीट्यूट्स में डिवाइड होंगी, या बताया जाएगा कि कौन कैसे काम करेगा। इंडिपेंडेंट के केस में आप खुद से ही सब कुछ सेल्फ ड्रिवन मोड पे चल रहे हो, है ना। तो अब उसी तरीके से डिफरेंट थीम्स के अंडर कैटेगराइजेशन की जानी है इस डिजिटल लाइब्रेरी की। तो कैटलॉगिंग का प्रोसेस जो है वो किया जा रहा है कि सर्वे के बेसिस पे कैटलॉगिंग की जाएगी, या कंजर्वेशन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, टेक्नोलॉजी एंड डिजिटलाइजेशन, लिंग्विस्टिक्स, ट्रांसलेशन, रिसर्च एंड पब्लिकेशन एंड आउटरीच के बेसिस पे इनकी कैटलॉगिंग की जाएगी। एंड अकॉर्डिंगली अब कोई भी उससे सर्च करना चाहे तो वो उसे कर सकता है, ठीक है। तो अब ये जो है डेडिकेट मतलब कॉन्स्टिट्यूट की गई है डेडिकेटेड ज्ञान भारतम सेल, जो कि अब एक्सपीरियंस है इन ईच वर्टिकल, जो कि स्पिरिट ऑफ वॉलंटरी सर्विस एंड रिप्रेजेंट करता है सेंटर विद सिंसियरिटी व्हाइल ऑल्सो रिसीविंग अ वाइटल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन टू फॉस्टर कोलैबोरेशन एंड इंश्योर कोऑर्डिनेशन,
ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पर काम किया जाएगा। एंड फंडिंग की जब बात की गई है, इनिशियली जब इंस्टीट्यूट्स जो हैं इनके साथ MOU जब साइन हुए हैं, इनिशियली पहले इंफ्रास्ट्रक्चर को सेटअप करने के लिए ऑल टुगेदर देखिए 70% फंडिंग जो है वो रिलीज की जाएगी, बाकी 30% बेस्ड ऑन डिफरेंट जो आप कह सकते हो कि डेडलाइंस दी गई हैं उसके अकॉर्डिंगली कैसे काम चल रहा है, कैसी चीज़ें कम्युनिकेट हो रही हैं, उसके बेसिस पे सेंटर के द्वारा दी जाएगी। ठीक है, तो सिमिलर काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट हमने न्यूज़ में और चीज़ों में भी देखा था, तो उसी के बेसिस पे हम क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो आपका जो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि मोंडिया कल्ट 2025 टुक प्लेस इन स्पेन। सेकेंड स्टेटमेंट कह रही है कि नटराज फिगर फ्रॉम द 9th century सैंडस्टोन स्कल्पचर फ्रॉम महादेव टेम्पल इन पाली इज फीचर्ड इन यूनेस्कोज वर्चुअल म्यूजियम ऑफ स्टोलन कल्चरल ऑब्जेक्ट्स। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबव इज आर करेक्ट? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दोनों की दोनों यहां पर करेक्ट है। ठीक है, तो सबसे पहली बात, मोंडिया कल्ट एक्चुअली में है क्या? मोंडिया कल्ट 2022 के अंदर सबसे पहली बार एक तरह की आप कह सकते हो कि कॉन्फ्रेंस है, जो कि सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस थी व्हेन इट कम्स टू कल्चरल राइट्स, ठीक है, उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए। ठीक है, तो उसी के बेसिस पे कल्चर जो है पैरामाउंट पोजीशन पे है मोंडिया कल्ट जो आपकी कॉन्फ्रेंस है। तो उन्होंने यहाँ पर बोला कि IPR राइट्स इवन कल्चर को रिकॉग्निशन इंटरनेशनल लेवल पे मिलनी चाहिए। तो उन्होंने ये चीज़ भी प्रपोज की कि इवन के जो स्टोलन गुड्स हैं, या आप कह सकते हो कि जब कॉलोनाइजेशन थी बहुत सारी कंट्रीज़ की, मेजरली जिसमें ब्रिटेन ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, ठीक है, तो कॉलोनाइजेशन के टाइम पे बहुत सारे ऐसे आर्टिफैक्ट्स या कल्चर के इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स चोरी कर लिए गए या इधर से उधर भेज दिए गए, या इवन की आप देखोगे कि डार्क वेब पे भी वो सेल होते हैं। सिमिलर चीज़ें जो अगर हो रही हैं तो कल्चर के बेसिस पे उनको वो अब रिकॉग्नाइज करके वापस कर देनी चाहिए। ठीक है, 6 इंडिकेटर्स के ऊपर, थीम्स के ऊपर ये काम करती है मोंडिया कल्ट। उसी कॉन्फ्रेंस को जो 2022 में कल्चरल राइट्स की बात करती है, वो 2025 में जब कंडक्ट कराई गई स्पेन के अंदर, वहाँ पे फाइनली अब किसको लॉन्च किया गया? यूनेस्को के वर्चुअल म्यूजियम ऑफ स्टोलन कल्चरल ऑब्जेक्ट्स को। तो ये 2025 में लॉन्च हुआ है। तो अब ये क्या है? एक टेम्पररी ऐसा म्यूजियम है जो कि वर्चुअल म्यूजियम है, जो AI की मदद से बनाया गया है, जहां पे जो भी अब स्टोलन कल्चरल ऑब्जेक्ट्स हैं 3D में मॉडलिंग करके AI की मदद से उनको पोस्ट किया जाता है। ठीक है, अब किसी के पास भी उससे रिलेटेड अगर कोई इंफॉर्मेशन होती है वो वहां पे प्रोवाइड करते हैं, एंड जैसे जैसे सामान वापस आता रहता है, ठीक है, जो कि अब एक्चुअली में होस्ट नेशन है आप कह सकते हो, या इवन कि वो ऐसा नेशन जहाँ पे होना चाहिए जिनके पास वो सामान, जब वो वापस पहुँच जाता है तो वो आर्टिफैक्ट जो है वो वहाँ से लाइब्रेरी से रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, तो एक टेम्पररी म्यूजियम आप बोल सकते हो इसे बनाया गया है, कि उसी की तरह ही से बनाया गया है कि जो चोरी किया हुआ सामान है, जो नहीं मिल रहा है सामान, जो कि इधर से उधर दूसरे कंट्री में कॉलोनाइजेशन के टाइम पे चला गया, वो सारी चीज़ों को वापस से अब जो कि कंट्री जो कि प्लेस ऑफ ओरिजिन है उसको वापस भेजा जाए। तो इंडिया के केस में 2 ऐसी मूर्तियां हैं जो कि अब यहाँ पर स्टोलन कल्चरल ऑब्जेक्ट्स के तरह यूनेस्को की वर्चुअल म्यूजियम के अंदर रखी गई हैं, जो कि नटराज फिगर है 9th century सैंडस्टोन की बने हुए स्कल्पचर महादेव टेम्पल पाली में, जो कि छत्तीसगढ़ में है, वहां से चोरी की गई थी। ठीक है, दूसरी अब यहाँ पर क्या है? दूसरी है सेकंड फिगर ब्रह्मा जी की, जो कि अब ललित आसन में बैठे हैं। ललित आसन कैसे आपको दिख रहा है यहाँ पर कि एक पैर नजर आ रहा है कि प्रॉपर रेस्टिंग फेज में है, एक पैर जो है वो जमीन को टच कर रहा है। 3 फेस यहाँ पर हैं उनके ब्रह्मा जी के, तो वो भी यहाँ पर आप क्या कह सकते हो कि घुमा हुआ है, वो भी अब लिस्ट किया गया है। ठीक है, एंड ये प्रॉपर बनाने के पीछे का आइडिया फ्रांसिस कैरे का था, जो कि रिसेंबल कर रहे हैं, यानी कि अब अगर आप वेबसाइट को भी खोलोगे ना उनकी, तो एक बैनियन ट्री या बाओबाब ट्री, ऑल टुगेदर बाओबाब ट्री ही है, जो कि अब क्या कर रहा है कि रूट्स को या इवन ट्रीज को, कि कौन सा जो पैरामीटर है या कौन से ऐसे आर्टिफैक्ट्स है, कौन सी कंट्री को बिलोंग करते हैं, एंड ऑल टुगेदर वासुदेव कुटुंबकम, ऑल टुगेदर एज अ फैमिली के रूट्स से हम सारे सेम हैं, बट एक्चुअली में जो डिफरेंट ब्रांचेस हैं, उन्हीं ब्रांचेस के अंदर जो कंट्रीज हैं, डिफरेंट ब्रांचेस डिफरेंट कंट्रीज को रिप्रेजेंट करती हैं, डिफरेंट ब्रांच का कौन सा आर्टिफैक्ट है वो वहां पे आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन उसके रिगार्डिंग देगा। ठीक है, तो बाओबाब ट्री की तरह उसे रिजेंबल किया जा रहा है, करवाया जाता है कि कौन सा आर्टिफैक्ट कहाँ पे है। ठीक है, कि अवेयरनेस है यहाँ पर फैसिलिटेट करना कि रिटर्न ऑफ द स्टोलन गुड्स, पर्टिकुलरली दोज टेकन ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल, राइट। तो म्यूजियम जो है एटलीस्ट 2 ऑब्जेक्ट्स जो है इंडिया की तरफ से सबमिट किए गए हैं, तो वो भी आपको यहाँ पर बताया गया। ठीक, देन असम टू टेबल रिपोर्ट ऑन 1983 मैसेकेयर इन द असेंबली। सो अब इसके पीछे का ना नाम यहाँ पर मैं आपको बता दूं, तो 1983 का नेली मैसेकेयर इसे बोला जाता है। तो नेली मैसेकेयर जो है, अब
आप देखोगे कि जो असम है वहाँ पे 1970s में, लेटर हाफ ऑफ द 1970s, 79 से 85 वाला जो टाइम है ना, वो अच्छा नहीं था। वहाँ पर आप कह सकते हो कि एंटी फॉरेन मूवमेंट या एंटी फॉरेनर्स मूवमेंट बहुत ज़्यादा चरम सीमा पे था। ठीक है, तो इन डिटेल यहाँ पर हम इतना डिस्कस नहीं करेंगे, सेंसस कमीशन की रिपोर्ट अभी आनी है। ठीक है, तो एंटी फॉरेनर्स मूवमेंट की वजह से मल्टीपल टाइम्स में आप देखोगे कि प्रोटेस्ट जो है वो होते रहे थे। ठीक है, कि बाहर की जो इन्फिल्ट्रेटर्स हैं, जिसमें मेजरली आप देखोगे कि बांग्लादेश से आए हुए लोग थे, मुस्लिम कम्युनिटी के थे। ठीक है, तो उन लोगों का टाइम एंड अगेन आप कह सकते हो कि मैसेकर के केस में एथनिक क्लेंजिंग वाला एपिसोड यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, तो मल्टीपल टाइम्स यही रिपोर्ट जो है, जब ये 1983 के अंदर इवेंट अकर होता है, तो मल्टीपल यहाँ पर लोग, अराउंड 3000 to 5000 लोग, दे लॉस्ट देयर लाइव्स जब ये मैसेकर या जेनोसाइड आप कह सकते हो वो कंडक्ट हुआ था। तो उसी के बेसिस पे वहाँ पे जो असम की उस टाइम की गवर्नमेंट थी, उन्होंने कमीशन को ले डाउन किया था। ठीक है, यहाँ पे आपको कमीशन का नाम भी दिया गया है, जस्टिस त्रिभुवन प्रसाद तिवारी कमीशन। ठीक है, वो अब कमीशन जो है ऑलरेडी अपनी जो भी रिपोर्ट है वो 1984 में सबमिट कर चुका था, बट वो रिपोर्ट कभी पब्लिक नहीं की गई है, उसे वापस से पब्लिक करने की यहाँ पर बात की जा रही है। ठीक है, तो वो टेबल की जाएगी लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ असम के अंदर। बट हमारा पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर डिस्कस करना है कि उसी से रिलेटेड, नॉट नैलीकेयर हमारे जो मैसेकर है उससे रिलेटेड नहीं, हम उससे आइडिया डिराइव कर सकते हैं कि इंपॉर्टेंट कमिटीज एंड कमीशंस जो कि एड हॉक कमीशंस हैं, जो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव में डिफरेंट जगहों पे आपको मेंस में भी काम करेंगे। ठीक है, GS 1 2 3 4 डिपेंडिंग अपॉन द नेचर। ठीक है, उसके अंदर आपको हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, तो अब उसी के बेसिस पे क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स: राजमन्नार कमिटी, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन टू अलाउ ग्रांटिंग सर्टिफिकेशन टू द फिल्म्स। सेकंड है श्याम बेनेगल कमिटी, फॉर्मेशन ऑफ आकाश भारती एंड नेशनल ब्रॉडकास्टिंग ट्रस्ट। वर्गीज कमिटी, सेंटर स्टेट रिलेशंस। हाउ मेनी pairs are correctly matched? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ देम आर करेक्टली मैच्ड। जब हम बात करते हैं राजमन्नार कमेटी की, तो वो सेंटर स्टेट रिलेशंस की बात करते हैं। तो जब हम सेंटर स्टेट रिलेशंस की ऑल टुगेदर बात करते हैं, राजमन्नार कमेटी के साथ साथ हम पुंछी कमीशन की भी बात करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों यहाँ पर सेंटर स्टेट रिलेशंस की बात करते हैं। बट ऑल टुगेदर अगर हम राजमन्नार कमेटी की बात करें, तो रीएडजस्टमेंट उन्होंने बात की थी 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब लिस्ट को चेंज करने की बात की थी। आर्टिकल जो कि प्रेजेंट रूल से हैं उनको रिमूव करने की बात उन्होंने की यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में, सर्टन आर्टिकल्स। एंड फाइनेंस कमीशन जो है वो परमानेंट बॉडी बना देनी चाहिए, राजमन्नार कमेटी ने बोला। ऑल इंडिया सर्विसेज जो है अबॉलिश कर देनी चाहिए एंड फॉर्मेशन ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल होना चाहिए, एक ऐसी स्टैट्यूटरी बॉडी जो कि प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करे, जिसने किया भी है अभी के टाइम पे, अगर हम देखें नीति आयोग ने, वो चीज हो जानी चाहिए। एंड ऑल द रिकमेंडेशंस जो यहाँ पर ऊपर बताई गई हैं, दे वर नॉट एनफोर्स। बट अभी के केस में अगर हम देखें, अभी तक तो नहीं हुई हैं, बट स्टैट्यूटरी बॉडी शैल रिप्लेस प्लानिंग कमीशन, बस नाम यहाँ पर बदला है। स्टैट्यूटरी बॉडी की तरह नीति आयोग यहाँ पर जो है वो काम नहीं कर रही है, बट प्लानिंग कमीशन है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी बनता है। श्याम बेनेगल कमेटी की बात करें तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, जो कि ग्रांटिंग सर्टिफिकेट टू द फिल्म देगा। ठीक है, किस कैंसिल कर सकते हैं सर्टिफिकेशंस के वायलेशंस होंगे अगर सेक्शन 5B1 ऑफ द सिनेमेटोग्राफ एक्ट। ठीक है, कि अब हमारे पास जो U ग्रेड मूवीज आती हैं, A मूवीज आती हैं एडल्ट सर्टिफिकेशन वाली, वो अब हमारे पास श्याम बेनेगल कमेटी की ही देन है, जिसके बेसिस पे सिनेमेटोग्राफ एक्ट के तहत हमारे पास जो बोर्ड बना है, ठीक है, वो अब अप्रूव करता है मूवीज को। देन वर्गीज कमेटी की जब हम बात कर रहे हैं, आकाश भारती नेशनल ब्रॉडकास्टिंग ट्रस्ट की फॉर्मेशन की उन्होंने यहाँ पर बात की थी। उन्होंने बोला कि गवर्नमेंट के जो रेडियो एंड टेलीविजन पे ऑटोनॉमी है उसे हटा देना चाहिए। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। देन लो प्रेशर एरिया ऑफ तमिलनाडु कोस्ट में टर्न इनटू साइक्लोन। तो इनिशियली हमने ये चीज को डिस्कस किया था कि जो साइक्लोन लाइक कंडीशंस नजर आ रही थी वो वीकन हो रही हैं, बट वो वापस से, अगर आप देखो कि मॉइस्चर जो है वो पिक हो रहा है। ठीक है, इवन कि हमारे पास अगर आप देखोगे कि जो मानसून था इस बार वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, तो इसी वजह से ऑलरेडी तमिलनाडु या सर्दर्न स्टेट्स के अंदर या इनफैक्ट ऑल ओवर इंडिया अगर आप देखोगे कि रेनफॉल बहुत ज़्यादा हो गई थी। ठीक है, बट अब अगर आप ये साइक्लोन की बात कर रहे हो ऑल टुगेदर, तो वो अब बे ऑफ बंगाल से ओरिजिनेट होता तमिलनाडु के कोस्ट पे आके अपना लैंडफॉल करेगा। उसके बाद ही जाके क्या यहाँ पर चेंजेस आए हैं या क्या है, इंटेंसिफाई हो रहा है वो साइक्लोन। ठीक है, मॉइस्चर पिक कर रहा है वहां से एंड ऑल टुगेदर तमिलनाडु के कोस्ट पे आकर वो गिरेगा। नाम इसका आप देख लीजिए, साइक्लोन मोंथा। ठीक है, मोंथा, और ये नाम किसने सजेस्ट किया है? थाईलैंड ने। तो मैं आपको बताऊं कि नेमिंग वाला आइडिया क्या होता है हमारे पास। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की जब हम ऑल टुगेदर बात करते हैं तो थोड़ा सा इसके बारे में आपको आइडिया मैं दे देना चाहती हूँ। एग्जैक्ट नाम यहाँ पर अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि अब नेक्स्ट अगर हम डिस्कशन करेंगे तो उसी के बेसिस पे करेंगे। ठीक है, तो अब वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, सपोज कीजिए हमारा पूरा वर्ल्ड मैप है। ठीक है, डिफरेंट नेशंस हैं यहाँ पर।
तो यहाँ पर 5 फेजेस में या 5 रीजन्स के अंदर ना वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया है, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है, 5 रीजन्स के अंदर अब डिवाइड कर दिया पूरे वर्ल्ड को, एटलस को, ठीक है। तो अब उसी के बेसिस पे अब वो क्या कहते हैं कि डिफरेंट इसको हम रीजनल एरियाज बोलते हैं, डिफरेंट 1 2 3 4 रीजनल एरियाज हैं। अब रीजनल एरियाज के अंदर डिफरेंट कंट्रीज भी आएंगी, है ना, वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में डिफरेंट कंट्रीज जिस रीजन के अंदर आती हैं वो लिस्ट कर दी गई हैं, ठीक है। तो हर एक कंट्री अपनी तरफ से एक एक नाम देती जाती है, तो वही लिस्ट के अंदर वही नाम जो है 1 2 3 4 5, सपोज पहला नाम इंडिया की तरफ से गया, ठीक है, इंडिया के बाद यहाँ पे आप थाईलैंड के केस में देख रहे हो, देन चाइना ने दे दिया, उसके बाद इंडिया ने एक और नाम दे दिया। तो ऐसे ही ऑर्डर के अंदर ना लिस्ट जो है साइक्लोन्स के नाम की चलती जाती है उस पर्टिकुलर रीजन के अंदर, एंड जिसका नाम नेक्स्ट आएगा, जैसे थाईलैंड के केस में अब कोई भी अगर साइक्लोन आता है फॉर एग्जाम्पल, तो मोन्था नाम अगर थाईलैंड की तरफ से दिया गया था, नेक्स्ट इन लाइन अगर था उसकी टर्न थी, तो उसका नाम जो नेक्स्ट साइक्लोन अब आएगा उसी पर्टिकुलर रीजन के अंदर, जो कि इंडिया थाईलैंड की कॉन्स्टिट्यूशन में है, यहाँ पर 4 है वैसे, आई गेस रीजन 4 है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी यहाँ पर लेटर ऑन। तो रीजन 4 के अंदर अगर इंडिया फॉल कर रहा है तो जो भी अब नाम किसी भी कंट्री के नए दिया गया है तो साइक्लोन की नेमिंग उसी तरीके से कर दी जाती है, ठीक है। सिंपल सा ये प्रोसेस है, कुछ इतना ज्यादा लेना देना इसका इतना नहीं होता, बट वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने इसी प्रोसेस को फॉलो किया। अब आपको करना है कंसिडर कुछ चीजों को, इन्वर्टेड वी शेप, फ्रंटल जेनेसिस, देन एलिप्टिकल शेप फॉर्म्ड ओवर वार्म वाटर, which of the above are features of a temperate cyclone, टेम्परेट साइक्लोन नॉट ट्रॉपिकल साइक्लोन, ठीक है। टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल के बीच में आपको डिफरेंस अच्छे से पता होना चाहिए, नहीं पता है आज हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। करेक्ट आंसर आपके अकॉर्डिंगली क्या बनता है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 1 एंड 2, ठीक है, कि इन्वर्टेड वी शेप एंड फ्रंटोजेनेसिस। अब देखते हैं क्या दोनों के बीच का डिफरेंस है। देखो, मेजर आइडिया इज ट्रॉपिकल साइक्लोन के केस में हम पता है ना कि हम आई पढ़ते हैं कि ऐसे राउंड सा कुछ बना के हम आई पढ़ते हैं कि दिस इज द आई, एंड पानी जो है वार्म वाटर राइज हो रहा है, कोल्ड वाटर नीचे जा रहा है, ये हमारे पास जनरल डायग्राम होता है। बट वो प्रोसेस होता है हमारा ट्रॉपिकल साइक्लोन के केस में। टेम्परेट साइक्लोन में एक्चुअली में ऐसा कोई सिनेरियो नहीं होता है। टेम्परेट साइक्लोन एग्जिस्ट या जब वो होता है जब कोल्ड एंड वार्म एयर मासेस आपस में मिल जाते हैं, ठीक है, यानी कि एक फ्रंट बन जाता है, ऐसी लाइन बन जाती है जहां पे कोल्ड एंड वार्म करंट्स आपस में मिल रहे हैं, ठीक है। तो वहां पे जो मॉइस्चर का कंटेंट आप देखोगे कि आप ये देख रहे हो कि कोल्ड से वार्म, वार्म से कोल्ड, आपस में कितना ज्यादा जो ट्रांसफर है एयर का हो रहा है, तो इस वजह से एक साइक्लोन की फॉर्मेशन लाइक कंडीशन होती है जिसको हम टेम्परेट साइक्लोन बोलते हैं। और ये टेम्परेट साइक्लोन जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ वाटर बॉडीज के ऊपर हो, यही टेम्परेट साइक्लोन जो है वो अब लैंड वाले एरिया के ऊपर भी बन सकता है, ठीक है। जनरली अगर आप ये आइडिया लगाओ कि हमारे मॉनसून्स भी जो है वो वार्म एंड कोल्ड करंट्स का आपस में मिलने की वजह से ही हो रहा है, या टकराने की वजह से आप एक तरह से कह सकते हो कि हाई रीजन से लो रीजन के बीच में आप देखते हो कि ट्रैवल करती हैं मूवमेंट्स, तो उस वजह से मॉनसून हमारे पास आता है। बट कई बार हम देखते हैं कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो है, जैसे कि इस बार हुआ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से जो हमारा मॉनसून है वो और ज्यादा यहाँ पर तेज हो गया, या उसकी तरफ से जो मॉइस्चर है वो और ज्यादा हुआ, प्रेसिपिटेशन भी ऑटोमेटिकली ज्यादा हुई, है ना। तो यहाँ पर हमारे पास वार्म एंड कोल्ड करंट्स जब आपस में मिलते हैं तो वो टेम्परेट साइक्लोन होता है। ट्रॉपिकल साइक्लोन के केस में अगर हम देखें तो वो पानी से डायरेक्टली, वाटर बॉडी के ऊपर ही डायरेक्टली ओरिजिनेट होता है, एंड वो धीरे धीरे करके लैंड के पास जैसे जैसे जाता रहता है तो वो मॉइस्चर जो है वो कम होता रहता है बारिश की वजह से, एंड नए मॉइस्चर पिक करने के लिए हमारे पास लैंड एरिया के ऊपर अवेलेबिलिटी इतनी ज्यादा पानी की नहीं होती। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन ऑल टुगेदर लैंड मास से ज्यादातर दूर जाके जो है वो नहीं एग्जिस्ट कर पाता, तो वो उसी के तरीके से अब लैंडफॉल अपना कर देता है, ठीक है। तो अब वही एक प्रोसेस रहता है। टेम्परेट साइक्लोन के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम ऑल टुगेदर देख रहे हैं, वो इंटरैक्शन ऑफ वार्म एंड कोल्ड एयर मासेस की वजह से होता है। अब कन्फाइंड है 36 to 65 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ इक्वेटर। अगर हम वहीं पे ट्रॉपिकल के केस में देख रहे हैं तो 10 to 30 डिग्रीज नॉर्थ एंड साउथ ऑफ इक्वेटर। ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है फॉर्म्ड ओवर लार्ज वाटर बॉडीज, रिलेटिवली वार्म वाटर जहां पर होता है, ठीक है। ट्रॉपिकल साइक्लोन के केस में देखें तो 27-26 डिग्री सेल्सियस के पानी के आसपास यहाँ पे ओरिजिनेट होता है और डिसिपेट कर जाता है ऑन रीचिंग द लैंड। वेरएज दूसरे साइड पे अगर हम देखें तो फ्रंटोजेनेसिस की वजह से हो रहा है, मतलब लैंड एंड सी दोनों पे हो सकता है, प्लस वार्म एंड कोल्ड करंट की मीटिंग की वजह से हो रहा है, ठीक है। तो विंड वेलोसिटी जो है वो ट्रॉपिकल साइक्लोन की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू टेम्परेट साइक्लोन। देन ग्रेटर डिस्ट्रक्शन जो है ट्रॉपिकल साइक्लोन की तरफ से वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू टेम्परेट साइक्लोन्स। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है वो एलिप्टिकल इन शेप होते हैं, जनरली ईस्ट टू वेस्ट की डायरेक्शन में मूव करते हैं। अब इन्वर्टेड वी वाली शेप जो है हमारे पास टेम्परेट साइक्लोन्स की होती है, एंड वेस्ट टू ईस्ट जनरली मूव करते हैं।
ठीक है। तो तभी मैंने आपको यहाँ पे मानसून्स की जनरली बात बताई, तो वेस्ट टू ईस्ट जनरली जा रहे हैं। इवन वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो है वो वेस्ट से आती है ईस्ट की तरफ, अगर हम टेम्परेट से ट्रॉपिकल साइक्लोन की जब हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब वो क्या कर रहा है, वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ यहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं। तो अब आप मुझे बताओ, वैसे आपको पता लग जाना चाहिए अभी तक कि न्यूज़ के अंदर जब हम मोंथा की बात कर रहे हैं वो टेम्परेट साइक्लोन है या ट्रॉपिकल साइक्लोन है, ठीक है। तो इन दैट सिचुएशन करेक्ट आंसर हमारा क्या बनता है, ऑप्शन नंबर बी। फर्स्ट एंड सेकंड जो कैरेक्टरिस्टिक है वो हमारे टेम्परेट साइक्लोन के हैं, थर्ड एंड फोर्थ जो है हमारे ट्रॉपिकल साइक्लोन से रिलेटेड फीचर्स हैं, ठीक है। तो आज लास्ट डे है एंड कल भी लास्ट डे है, बट आज तक की वीडियो आएगी सैटरडे के केस में। तो 26 अक्टूबर पे लास्ट डे तक आपको ये अवेलेबिलिटी मिल रही है कि 21% अक्रॉस ऑल द कोर्सेज जो कि स्टेट पीसीएस, यूपीएससी, प्रीलिम्स, फाउंडेशन किसी से भी अगर रिलेटेड है वहाँ पे आपको 21% जो है डिस्काउंट दिया जा रहा है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो आप लास्ट 21 डिस्काउंट कोड जो है वो यूज़ कर सकते हैं एंड कोर्सेज परचेज कर सकते हैं। हमारे पास फाउंडेशन बैचेस 2026, 2027 के भी अवेलेबल हैं। कोई भी इंक्वायरी अगर आप कोर्स को लेकर करना चाहते हैं तो हमारे टोल फ्री नंबर 1800-890-3043 पे हमें आप कॉल कर सकते हैं, या sleepy.classes@gmail.com पे हमें ईमेल भी कर सकते हैं। स्टेट पीसीएस में स्पेसिफिकली देखिए यूपी पीसीएस का फाउंडेशन कोर्स हमारे पास अवेलेबल है, जहां पे आपकी कंप्लीट जीएस व्हेन इट कम्स टू यूपी एज वेल एज द नॉर्मल जीएस, कॉमन जीएस वो प्रॉपरली कवर होगी, जहां पे आपका मेंस के क्वेश्चंस भी आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी होंगे, सेल्फ असेसमेंट टेस्ट भी होंगे, एनसीईआरटी आपकी कवर की जा रही है, पीवाईक्यूज आपको एक्सप्लेन किए जाएंगे प्री एंड मेंस के, ऑल टुगेदर एक्सप्लेनेशन पीडीएफ आपको दे दी जाएंगी, मॉक टेस्ट आपके अवेलेबल हैं। तो हर एक तरह से कंप्लीट कवरेज आपको यहाँ पर दी जा रही है। तो अगर ये 20,000 का कोर्स है, 21% आपको डिस्काउंट जो है वो आप लगा सकते हो, यूज कर सकते हो। तो आप अवेलेबिलिटी अकॉर्डिंगली आपको दे दी जाएगी, कोर्स अकॉर्डिंगली आपको मिल जाएगा। तो कोई भी डाउट हो तो प्लीज मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, फीडबैक्स टाइम एंड अगेन देते रहना। तो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे। थैंक यू सो मच।